Start. Good morning, students. How are you? I hope you will fine. आज फिर वीडियो के माध्यम से क्लास 9 CBSE एंड यूपी के स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। आज लास्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल का, थोड़ा सा चैप्टर पढ़ा था। अब आज के बाद हम लोग सीधे जो है आप चैप्टर 3 पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। याद देखते भी रहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3। अब इसके बाद वाले वीडियो में आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। और बेटा थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि बहुत पीछे हैं हम जो है वीडियो के माध्यम से, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक एक एक्सरसाइज जो क्वेश्चन जिस तरह के हैं उन पर चर्चा किया जाता है, सॉल्व कराया जाता है। तो जो कुछ भी हो रहा है आपके कॉन्सेप्ट में भी अच्छे से आप उसको समझें, इसलिए इस तरह से है। तो आप यहाँ कतई घबराइए नहीं, बिल्कुल बेझिझक जो कुछ भी जितना आपको वीडियो के माध्यम से मिल रहा है उसको आप जरूर देखिए, नोट्स बनाइए। और इसी क्रम में आज ये आपका पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.5 जो फैक्टराइजेशन गुणनखंड था, आइडेंटिटी यूज थी उस पर, अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको याद आया होगा। उसमें हम लोग शायद क्वेश्चन नंबर 13, 2, 4, 5 क्वेश्चन और हैं, इसको आज कंप्लीट करा दें। और थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। देखिए 13 है, वेरीफाई दैट x³ + y³ + z³। वेरीफाई दैट x³ + y³ + z³ -3xyz। सॉरी, ये हमने 12 नंबर क्वेश्चन कर दिया। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ x + y + z, इफ x + y + z = 0, so that x³ + y³ + z³ = 3xyz। यही आपको शो करना। तो देखिए इसके लिए आइडेंटिटी नंबर 8 आपके पास NCERT बेस्ड बुक है हमारे पास, इसमें है पेज नंबर 48 पर है आइडेंटिटी 8। इसमें लिखा है x³ + y³ + z³ -3xyz = क्या होता है, x + y + z, और नेक्स्ट ब्रैकेट में x² + y² + z² -xy - yz - zx। यही होता है ये आइडेंटिटी। तो देखिए इसमें आप क्वेश्चन में आप देखिए कह रहा है इफ x + y + z = 0। सिर्फ और सिर्फ इस आइडेंटिटी में आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा x³ + y³ + z³ माइनस, यहाँ लिखेंगे सिंस माने चूंकि ये होता है। तो अब यहाँ x + y + z का वैल्यू जब हम रखेंगे -3xyz, लेफ्ट हैंड साइड हमारा वही रहेगा, राइट हैंड साइड में x + y + z की जगह हम क्या रख दें, 0। तो यहाँ हो जाएगा 0 × ये आपका सेम वही x² + y² + z² -xy - yz - zx। अब आप इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो x³ + y³ + z³ -3xyz = ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। आगे x³ + y³ + z³ = -3xyz को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 3xyz। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूफ, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है बेटा, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट फर्स्ट है आपका -12 का क्यूब +7 का क्यूब +5 का क्यूब। देखो इसमें आपको ये कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग, मतलब कि आप इसको तो ऐसे तो कर ही सकते हो, -12 का 3 बार मल्टीप्लाई कराओ, 7 का कराओ, 5 का कराओ, सब सिंप्लीफाई कराओ तो आंसर आ जाएगा। बट यहाँ हमको आइडेंटिटी यूज करना है। बता रहा है कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग डिफाइन और यूजेस आइडेंटिटीज। तो देखो यहाँ पर आप क्या कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे। देखो यहाँ पर इफ a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। ये आइडेंटिटी है। ये कहाँ से आया, पहले हम आप इसको अच्छे से समझा दें। वही जो आइडेंटिटी 8 है, आइडेंटिटी 8 आपका यही है। आइडेंटिटी 8 क्या है, अरे चाहे एक्स वाई जेड का इस्तेमाल करें, यूज करें, चाहे ए बी सी का, इसको मैंने आपको पहले बताया है। जो आइडेंटिटी नंबर 8 है वो है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस BC माइनस CA। ठीक है बेटा। तो देखो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि मैंने यहाँ लिखा कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमारा जो आइडेंटिटी है वो इस रूप का हो जाए। अर्थात देखो a क्यूब ये उस फॉर्म में है, b क्यूब उस फॉर्म में है, c क्यूब उस फॉर्म में है। तो इसका एक्चुअल कैलकुलेशन न करके डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3 इंटू ए का मतलब -12, बी का मतलब 7, सी का मतलब 5, और तुरंत आपका इसको आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कहाँ से आया, यहीं से आया। ठीक है, लेकिन इसमें लिखा है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्म में है तब। तो थोड़ा सा हम चेक करते हैं। अब देखो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो गया है तो क्या करेंगे, ये 0 हो गया तो 0 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और -3abc आपका लेफ्ट साइड में है, जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 3abc। लेकिन यहीं से मतलब इसी कहने का अभिप्राय हमारे ये है डियर स्टूडेंट्स कि जो ये आइडेंटिटी है इसी आइडेंटिटी से लिखा गया है, लेकिन उसमें शर्त क्या है कि a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए। अब चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन में क्या a प्लस बी प्लस सी 0 है हमारा। तो देखो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। तो यहाँ लिखो -12 प्लस 7 प्लस 5, थोड़ा तीनों को ऐड करो तो -12 प्लस 12 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया ना। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, देयरफॉर a क्यूब मतलब ये है -12 का क्यूब प्लस बी क्यूब माने 7 का क्यूब प्लस सी क्यूब माने 5 का क्यूब इक्वल टू क्या है 3abc। तो यहाँ लिखो 3 इंटू ए का वैल्यू क्या है -12, बी का वैल्यू 7 और सी का वैल्यू 5। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 12 3 जा -36 हो जाएगा, और इंटू 7 इंटू 5, 7 का मल्टीप्लाई कराओ, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 21 और 4 25, -252 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25 को 1 26, 5 2 जा 10 2 12 -1260। ये आपका क्या गया आंसर आ गया। कहने का मतलब आपको एक्चुअल कैलकुलेटिंग नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आपने जो है। लेकिन इसमें पहले आप क्या करेंगे, पहले यह
देख लेंगे कि a प्लस बी प्लस सी 0 है कि नहीं है। ए बी सी क्या है, यही है, ये a है, ये b है, ये c है। इसको मैंने जोड़ा तो देखा क्या आया, 0। तो जब 0 आया तो क्या अप्लाई किया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc, डायरेक्ट 3 इंटू ए इंटू बी सी। यही आप यूज करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 2 है आप उससे करेंगे। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटा है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में भी यह आया है, कई बार 10 CBSE के पेपर में भी यह क्वेश्चन आया है। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हड़बड़ाहट से कोई कार्य नहीं होता और जज्बात में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। मैं आप लोगों को क्लास में भी इंगित करता रहता था, थोड़ा सा सिलेबस से हट करके, टीचिंग से हट करके मैं कहता था कि जज्बात में इमीडिएट कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको गंभीर होने की जरूरत है। इस समय आप जितने गंभीर होंगे और अच्छे तरीके से आप उसको बेहतर कर पाएंगे, यह बिल्कुल 100% श्योर है कि आप इसको कर लेंगे। ये सब बहुत बाहर की चीज नहीं है बेटा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस पर निर्भर है। ठीक है, और क्या ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे बाहर है, आपसे आउट है, आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, कर लेंगे। और बस मेहनत करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15 में है give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given। तो देखो इसकी एरिया दी हुई है, एरिया इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 35 प्लस 12। ठीक है, और इसमें है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन व्हिच देयर एरिया आर गिवन। तो इसका आपको क्या निकालना है, देखिए एक एक्सप्रेशंस है और क्या है, एक्सप्रेशंस किसी रेक्टेंगल का एरिया है, किसी रेक्टेंगल का एरिया है। यह एक्सप्रेशंस किसी रेक्टेंगल का एरिया है और ऑलरेडी वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी होता है ना। और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, तो आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इसका लेंथ कितना होगा, इसका ब्रेथ कितना होगा। तो जब देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो सिंप्लीफाई आधा हो जाता है, समझ लीजिए। अगर आप क्वेश्चन समझ लिए तो 50% हल कर लिए। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ये किसी रेक्टेंगल का एरिया इंडिकेट करता है और आपको फाइंड आउट करना है कि इसका लेंथ कितना है, इसका ब्रेथ कितना है। मैंने लिखा कि ऑलरेडी वी नो दैट एरिया फॉर अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। तो इसको, ये जो एक्सप्रेशन है त्रिपदीय व्यंजक, इसका गुणनखंड करना, इसका फैक्टर करना हमने आपको बताया था कई वीडियो में, क्लास 8 में भी आप इसको पढ़ चुके हो, ऑलरेडी यू नो। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 12 है, 12 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे, यही करते हैं ना, 12 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 300। यहाँ लिखेंगे 25 इंटू 12, 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 36, 300, 300। यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो आपको याद होगा दो एक्सरसाइज 2.1 या 2 में था, तो 12 का जो है 300 का ऐसा दो फैक्टर करेंगे, उसका योग, यहाँ प्लस है तो योग, माइनस है तो अंतर, डिफरेंस। 300 का दो ऐसा फैक्टर करेंगे उसका सम आए 35। तो 20 15
20 में अगर 15 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 होता है, और 20 और 15 अगर ऐड करते हैं तो 35 होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। अब देखिए इसमें आप क्या जो है कॉमन क्या लेंगे, 25 और 20 का HCF लेते हैं तो हो जाएगा 5a, कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 5a माइनस 4। अब इसमें -3 कॉमन ले लीजिए तो भी हो गया 5a माइनस 4। अब अगले स्टेप में 5a माइनस 4 और यहाँ हो गया 5a माइनस 3। देखो बेटा हमारा आंसर आ गया जो मुझको चाहिए था। हमें क्या चाहिए था, उस रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा, उसका ब्रीथ कितना होगा। अगर एरिया इस रूप में है तब तो देखो लेंथ है, आप मान सकते हो लेंथ ये भी हो सकता है, अदरवाइज लेंथ ये भी हो सकता है, ब्रीथ ये भी हो सकता है, ब्रीथ ये भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि जब लेंथ इतना होगा, इफ L इज इक्वल टू 5a माइनस 4 देन ब्रीथ B फॉर ब्रीथ B इज इक्वल टू 5a माइनस 3। अदरवाइज इफ L इज इक्वल टू, इसी को इसका कन्वर्ट, इसका उल्टा 5a माइनस 3 हो जाएगा, तो देन जो हमारा ब्रीथ है वो कितना हो जाएगा 5a माइनस 4। यही आंसर हो गया। आप मतलब समझिए कि यदि लेंथ इतना होगा तो ब्रीथ इतना होगा, यदि ब्रीथ इतना होगा तो लेंथ इतना होगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आई होप आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। अब बेटा भी कोई भी निर्णय कोई बहुत जज्बात में न लिया करिए कि हमको ये नहीं आ रहा है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह आप निगेटिव सोचेंगे तो यह निगेटिव सोचने का समय नहीं है। आप कितने एक्टिव हैं, आप स्वयं से कितना स्टडी करते हैं, इस पर निर्भर करता है। टीचर मात्र एक कोच होता है, मैं हूँ अदरवाइज कोई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है हमारे समझ से कि आप उसमें अगर आप करेंगे नहीं, ऐसा वैसा कुछ आपको निर्भर करता है। आप कितने जो है सजग हो अपने कार्य के ऊपर, ठीक है, उस पर निर्भर करता है। चलिए क्वेश्चन बढ़िया था, छोटा था। अब इस एक्सरसाइज का पॉलिनोमियल का आज बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन मैंने प्रयास किया है। आप अगर हमारा पूरा वीडियो देखेंगे पॉलिनोमियल का तो मुझे विश्वास है, आई होप मैंने हर एक्सरसाइज टच किया है और हर एक्सरसाइज के लगभग प्रत्येक क्वेश्चंस को अगर उसमें बाय द वे 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट रहे होंगे तो मैंने 1-2 पार्ट भी बताया, आपके सामने रखा है। अब ये आप पर निर्भर करता है आप अपनी तैयारी किस तरह से कर रहे हो। चलिए देखिए इसी कड़ी में हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेट अस वी गो क्वेश्चन नंबर 16। ओके, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। इसमें लिखा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड हुज वैल्यूम आर गिवन बिलो। बिलो माने नीचे, क्यूबाइड और क्यूब शेप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने मुझे पिछली कक्षा में कई सालों से हमारे ही क्लास में रीड किए होंगे तो क्यूब क्या है, क्यूबाइड क्या है, ये सारी चीज क्लास 6 से ही आप समझते आए हैं। तो देखो ये दिया हुआ है वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड ही तो है। वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू गिवन दैट 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब थोड़ा सा देखो इसमें कह रहा है कि अगर ये जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि वो रेक्टेंगल का एरिया था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो ये एक्सप्रेशन आपके सामने दिखाई पड़ रहा है ये पूछ रहा है कि ये क्यूबाइड का वैल्यूम क्या है, क्यूबाइड का वैल्यूम। तो अगर ये क्यूबाइड का वैल्यूम है तो इसके डायमेंशन माने लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। देखो आपको याद आया होगा 2D शेप 3D शेप, याद आया 2D शेप मीन्स जिसमें लेंथ और ब्रीथ हो, 3D शेप जिसमें L, B और H तीनों। तो देखो
ये एक्सप्रेशन से आपको फाइंड का आउट क्या करना है, फाइंड करना है इसका डायमेंशन क्या होगा, क्यूबाइड का लेंथ कितना होगा, ब्रीथ कितना होगा, हाइट कितना होगा, LBH। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, आप ये जानते हैं। तो थोड़ा अगर इसी क्रम में इसको तोड़ देंगे, ठीक है, बगल में है, इसी रूप में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो जो पहला वाला होगा लेंथ होगा, दूसरा वाला जो होगा ब्रीथ होगा, तीसरा जो होगा वो हाइट होगा। तो थोड़ा चलिए इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, 3x² माइनस 12x। ये सिंपल है, ये इन दोनों में जो कॉमन है उसी को जो है आप कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ 3 है, 12 है तो 3 हो गया, x² x यहाँ x कॉमन हो गया, तो इसमें क्या बचा बेटा, x माइनस 4। अब थोड़ा सा इसको अगर इस रूप में लिखे 3 इंटू एक्स, देखो बीच में इंटू छिपा है, इंटू एक्स माइनस 4। आप बोलो कंपेयर, कंपेयर करो, लेंथ कितना हो गया, लेंथ इक्वल टू 3, ब्रीथ इक्वल टू एक्स और हाइट एच इक्वल टू एक्स माइनस 4। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका एक पार्ट और है, आप खुद करेंगे। तो इस तरह से आपका जो NCERT बेस्ड बुक 9th की है, चाहे वो यूपी बोर्ड की हो चाहे CBSE बोर्ड की हो, सब में क्वेश्चन एक है। लैंग्वेज वहाँ इंग्लिश है, यहाँ हिंदी है, लेकिन यहाँ जितना भी लेक्चर जो भी वीडियो के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करता हूँ समय को देखते हुए, उसमें यही है कि आप दोनों वर्ग के, दोनों सेक्शन के, चाहे वो यूपी वाले हों चाहे CBSE वाले हों, दोनों लाभान्वित हों। और आज ये जो पॉलिनोमियल है आपका चैप्टर भी बिल्कुल क्लियर हुआ। प्रत्येक एक्सरसाइज, प्रत्येक क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया। अब ये लाइबिलिटी, ये जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पर निर्भर है कि आप इसको कितना सजग हैं, किस तरह से आप इसको करते हैं। चलिए अब हम आगे फिर अगले वीडियो में आपको मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और साथ ही साथ आप इसका जो प्राइमरी स्टैंडर्ड लेवल है क्लास 8 में मैंने पढ़ाया है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, ये सारी चीजें आप एक बार देखिएगा। चलिए आगे मिलते हैं। और साथ ही साथ मैंने कई बार कहा है, यहाँ से ऑफिस से भी हम लोगों को निर्देश दिया जाता है। ऑफिस हमारा डेली खुला रहता है, माननीय प्रबंधक जी रहते हैं, राहुल सर रहते हैं, पांडे जी रहते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है बेटा तो आप यहाँ यू आर टोटली रॉन्ग हियर, और पूरा जिम्मेदारी आपका है। इसलिए बुक बिल्कुल आकर के ऑफिस में अवेलेबल है, ले लीजिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।